स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग कल विधेयक स्टार्ट करने वाले थे, वहीं पे छोड़ दिए था। अब विधेयक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर देखा जाए कि कौन कौन से लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, तो एक प्रियम्बल का देख चुके हैं, जो क्वेश्चन हो सकता है आ सकता है। प्रियम्बल देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट देख चुके हैं। टीपीएसपी से ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो कथन कारण वाले हैं उसको देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए भाग 5 में कार्यपालिका पे। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट का देखा, ठीक है। और प्रेसिडेंट के देखने के बाद हम संसद में आ गए। संसद के जो टफ क्वेश्चन संसद में बन सकते हैं या कंफ्यूजन हो सकते हैं, उसको देख रहे हैं। सिर्फ हम उसी पे फोकस रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो जानते ही हैं, बहुत दुख होता है पॉलिटी से सेक्शन से, ठीक है, खास करके पॉलिटी सेक्शन से। तो आते हैं विधेयक में। पहला है साधारण विधेयक। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि साधारण विधेयक का संविधान में कोई परिभाषा है? तो साहब, परिभाषा नहीं दिया गया है संविधान बेस से। साधारण विधेयक का कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा साधारण विधेयक? तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन इस पे आता है कि क्या साधारण विधेयक प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट का पूर्वानुमति जरूरी है? तो साहब, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त लग गया। शर्त यह है कि अगर नए राज्य का निर्माण हो रहा है, तो उसमें क्या करना है? प्रेसिडेंट का पूर्वानुमति लेना जरूरी है। साधारण विधेयक में नहीं है सर, लेकिन अगर नए राज्य का निर्माण भी, जब जानते हैं कि नए राज्य का निर्माण भी साधारण विधेयक से होता है, तो अगर ये साधारण विधेयक है ना, तो इसमें पूर्वानुमति लेना जरूरी है। चलिए सर, दूसरा भी हो गया। साधारण बहुमत से जितना साधारण विधेयक होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या संयुक्त बैठक बुलाया जाता है अगर साधारण, मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को, कौन से विधेयक, साधारण विधेयक को लेके गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो क्या संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है? तो सर हाँ, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। और कौन संयुक्त बैठक का कौन सा आर्टिकल में प्रावधान है? तो 108 में है, ध्यान रखना, ठीक है। और संयुक्त बैठक का चेयर कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा का स्पीकर चेयर करता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए कि साधारण विधेयक में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कि साधारण विधेयक में ऐसा देखते हैं सामान्यतः कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, लगभग बराबर है। लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ 6 महीने तक साधारण विधेयक को रोकने का क्या होता है, निलंबन करने की शक्ति प्राप्त होती है, सिर्फ 6 महीने की, ठीक है। बस यहीं पे मात खा जाता है राज्यसभा। इसीलिए लगभग बराबर बोला कि किसी साधारण विधेयक को पूछ लिया जाए कि किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने माह तक रोक सकता है, तो 6 माह तक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है उस हिसाब से सोच के और तब आंसर कीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि संविधान संशोधन। तो देखो, संविधान संशोधन जो भी है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 368 के तहत किया जाता है। और ध्यान रखना कि नए राज्य का निर्माण हमने पढ़ा है कि साधारण विधेयक से होता है, नए राज्य का निर्माण साधारण विधेयक से होता है। तो क्या वो 368 होगा? जी नहीं होगा, 368 के तहत नहीं किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल कौन से? 368 से किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साहब, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे नहीं जरूरी है। और कौन से बहुमत से? जैसे साधारण बहुमत से हमने कहा कि साधारण विधेयक पारित होता है, तो ये कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 से, ठीक है। अगर मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो क्या एक आर्टिकल 108 का उपयोग किया जाएगा, अर्थात संयुक्त बैठक किया जाएगा? तो सर नहीं। जब अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो जहां पे गतिरोध उत्पन्न होगा तो ये विधेयक ही रद्द हो जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअल में राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं? शक्ति बराबर होती है। किसमें? संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन में क्या होता है? एक्चुअल में बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि संविधान संशोधन विधेयक अगर आ गया, संविधान संशोधन विधेयक आ गया और उस विधेयक पे लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया और प्रेसिडेंट के पास गया सहमति के लिए, तो प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक को ऐसा नहीं कर सकता कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ना साहब ना, गलत नहीं, प्रेसिडेंट लौटाएगा नहीं, इस पे बाध्य है देने के लिए, अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या है? बाध्य है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन गलत होता है,
ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक पे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है और उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये बात भी समझ में आई। अब आ जाते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर भी देखेंगे होता क्या है। तो देखो, वित्त विधेयक में होता क्या है कि जो भी आय हो रहा है वो आय और व्यय से जुड़ा हुआ जो भी विधेयक आता है उसको हम वित्त विधेयक या धन विधेयक बोलते हैं। फर्क क्या है धन विधेयक और वित्त विधेयक में? ध्यान रखना है कि आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है और धन विधेयक में कौन कौन से विषय आएगा वो बताया गया है। ठीक सर, ये समझ में आया कि कौन कौन से विषय आएगा या कौन कौन से प्रावधान धन विधेयक के अंदर आएगा। तो परिभाषा भी दिया गया है और प्रावधान भी बताया गया है। अगर 110 की बातें सब इंक्लूड हो जाएं इस कार्ड में तो वो बोला जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक का मतलब क्या? आय और व्यय हो लेकिन उसमें 110 का कोई प्रावधान ना हो तो फिर वो वित्त विधेयक कहा जाएगा। तो 110 का प्रावधान सारे या कुछ जुड़ जाए तो वो धन विधेयक होगा। अगर 110 के एक भी प्रावधान ना जुड़े, 110 के बाहर के जितने प्रावधान हो वो वित्त विधेयक। तो साफ समझ में आया धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है स्पीकर, हमारा अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो डिसाइड करता है ठीक कि धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। अब जरा सा देखो यहां से क्वेश्चन क्या है कि प्रेसिडेंट जब भी धन विधेयक पेश किया जाता है तो धन विधेयक को या वित्त विधेयक को जब पेश किया जाता है तो पूर्वानुमति ले लिया जाता है किसका? प्रेसिडेंट का पूर्वानुमति ले लिया जाता है। ठीक है, क्यों ले लिया जाता है? कारण है कि अगर पूर्वानुमति ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फिर से ये पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पहले से पूर्वानुमति, क्योंकि पुनर्विचार के लिए लौटा देगा तो धन विधेयक जो पैसा चाहिए सत्ता को खर्च करने के लिए, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, अब वो खर्च नहीं कर पाएगा और इसमें देरी होगी। इस देरी से बचने के लिए पूर्वानुमति ले लिया जाता है। ठीक सर, ये भी समझ में आया, पूर्वानुमति जरूरी है। अब बात उठती है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के दोनों में अंतर देखते हुए हम और भी कुछ प्रावधान देखें तो ये समझ में आया कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है। अगर 110 का प्रावधान, आर्टिकल 110 का प्रावधान इंक्लूड हो जाता है तो धन विधेयक, और अगर उसके बाहर का होता है तो वित्त विधेयक। देखो, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ध्यान रखना ये दोनों ही साधारण बहुमत से पारित होते हैं, साधारण बहुमत से। धन विधेयक में राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन रोक सकता है। ठीक है, और ये अगर सिफारिश कोई करे, ठीक है, तो उसका ऐसा नहीं है कि लोकसभा मानने के लिए बाध्य है, नहीं। ठीक है, 14 दिन सिर्फ रोक सकता है। अगर 14 दिन, मान लो 14 दिन दिया ही नहीं तो वो माना जाएगा कि राज्यसभा से धन विधेयक पारित है। लेकिन हम वित्त विधेयक के में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ धन विधेयक की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, मतलब ये बता ही दिया कि सिफारिश जरूरी है या पूर्वानुमति जरूरी है। अब सिर्फ क्वेश्चन ये आता है, धन विधेयक भी समझ में आया, यहाँ पे राज्यसभा का पावर क्या होता है? कम होता है लोकसभा से, सिर्फ 14 दिन ही रोक सकता है। अगर वो 14 दिन में नहीं पारित किया तो वो पारित माना जाता है। ठीक है ना, ये हुआ। लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह काम करने लगेगा। जो अंतर है साधारण विधेयक का, जो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है कि देखो, वित्त विधेयक का जो परिभाषा बताया वो तो इंक्लूड होगा, ये 14 दिन भी नहीं होगा, सिफारिश जरूरी है दोनों का। लेकिन वित्त विधेयक इसके बाद साधारण विधेयक की तरह काम करने लगता है। साधारण विधेयक की तरह काम करने लगता है मतलब भाई आर्टिकल 108 यूज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसमें साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, सारे कार्यक्रम साधारण विधेयक की तरह हो जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, अब आ जाते हैं सदन में, कौन से सदन में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है या प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लाया जाता है? लोकसभा में। कब लाया जाता है? ये बड़ा इजी है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकसभा में ये लाया जाता है अविश्वास। किसी सत्ता दल, जो सत्ता कोई दल चला रहा है, उस दल के खिलाफ ये लेके आया जाता है कि आपके पास विश्वास नहीं है,
और ये हमेशा किस में लाया जाएगा? लोकसभा में। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। जैसे बीजेपी है और इस समय तो कांग्रेस अपोजिट में है, तो कांग्रेस के द्वारा लाएगा, विपक्षी दल के। लेकिन क्या ऐसे ही आगे कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव है? देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दल के द्वारा लाया जाएगा, लेकिन न्यूनतम 50 का हस्ताक्षर होगा तभी लाया जाएगा। और दूसरी बात, एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है, एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। तो हमारा सत्र कितना चलता है साल भर में? 3 सत्र चलते हैं, तो साल भर में कितने लाया जाएगा? तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 3, ठीक है। तो एक सत्र में एक बार से ज्यादा नहीं लाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर बजट सत्र चल रहा है तो 2 बार ला ले, नहीं, बजट, मानसून और 3 सत्र चलते हैं। तो क्या जरूरी है? जरूरी है 50 लोगों का हस्ताक्षर, 50 लोगों का हस्ताक्षर। दूसरा क्या, एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और लोकसभा में लाया जाता है। ये हुआ अविश्वास का। तो सर विश्वास की बात आ जाए तो विश्वास की बात करें तो ये भी लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास किसके द्वारा लाया गया था? विपक्ष के द्वारा। तो ये विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? ये लाया जाएगा सत्ता दल के द्वारा, जो सत्ता चला रही है, ठीक है, ठीक। और पहली बार अगर कहें कि कब लाया गया था, अगर आप विश्वास प्रस्ताव पहली बार देखें तो चौधरी चरण सिंह थे, वेरी इंपॉर्टेंट, चौधरी चरण सिंह 1989 में वो इनके प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लेकिन वो पहले ही क्या कर दिए थे, अपना विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले चौधरी चरण सिंह क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। तो वो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए थे। तो सर पहली बार ऐसा हुआ था कि 1989 में चौधरी चरण सिंह विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए थे, उससे पहले ही क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो दोनों देख लिए, क्या, अविश्वास और विश्वास। तीसरा है कार्य रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव। अब क्या है कि कोई एक सदस्य, थोड़ा सा डिफरेंस समझना अविश्वास में, कंफ्यूज नहीं करना, कि कोई एक सदस्य क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय लेके आता है, कोई एक सदस्य द्वारा लाया जाता है, और वो लाया जाता है, लेकिन चर्चा तभी होगा जब 50 सदस्य उसको पे क्या कर दे, 50 सदस्य सहमति कर दे, 50 सदस्य क्या कर दे, सहमति दे दे, सहमति दे दे। यहां सहमति है, वहां पे हस्ताक्षर बोला था, सहमति दे दे, यहां हस्ताक्षर भी कर ले, मान लो। तो 50 सदस्य क्या करें, सहमति दे दे, तभी इस पे चर्चा किया जा सकता है। किसमें? काम रोको या कार्य स्थगन में। कार्य स्थगन का मतलब क्या कि संसद में जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, और जो लाया गया है विषय जिस पे चर्चा करना है, उस विषय पे चर्चा होने लगेगा। लेकिन चर्चा इसीलिए स्थगित कर दिया जाता है, जो चल रहा है संसद में समांतर जो चर्चा चल रहा है उसको स्थगित करके जो महत्वपूर्ण विषय लाया गया है एक सदस्य द्वारा, तो वो चर्चा स्टार्ट होगा। लेकिन चर्चा स्टार्ट करने से पहले 50 लोगों का सहमति होगा तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक। अब चौथे पे आ जाते हैं ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण में अच्छा ये बता दें कि कार्य रोको प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, तो दोनों सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब आ जाते हैं ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है कि किसी विषय पे क्या करेंगे, ध्यान आकर्षित किया जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर ये कौन करता है, विपक्ष वाले करते हैं कि देखो भैया ये ध्यान नहीं दे रहे हो, इस पे ध्यान दो, और ध्यान आकर्षित किया जाएगा। जिस विषय पे आकर्षित किया जाएगा उस विषय से संबंधित मंत्री क्या करेगा, जवाब देगा। मान लो कि हमारा कोई भी खाद्य से है जुड़ा हुआ विषय, तो उस पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो खाद्य मंत्री क्या करेगा, उस पे जवाब देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि ये कब लाया गया था, तो 1954 में लाया गया था, क्या, ध्यान आकर्षण, और किसी भी सदन में लाया। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये भारत की देन है, और भारत में कब पहली बार आया था, तो 1954 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भारत की देन है और 1954 में आया था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। गुड, अब समझ में आया, ठीक। अब आते हैं हम निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का मतलब क्या कि कोई एक मंत्री कोई भ्रष्ट आचरण कर रहा है, या कोई भी कुछ भी कर रहा हो, या मंत्रिपरिषद, ये दोनों के खिलाफ निंदा किया जाता है। निंदा किया जाता है, निंदा उन्हीं का किया जाएगा जो निंदनीय हो, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है कि एक मंत्री के खिलाफ या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ क्या किया जाता है,
ये निंदा किया जाता है। तो किस सदन में लाया जाता है निंदा प्रस्ताव? तो दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। तो हम एक ब्रीफ कर लेंगे, 6 प्रस्ताव है वो लास्ट में देखेंगे, ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखने के लिए। अब आता है कटौती प्रस्ताव। देखो कटौती प्रस्ताव बड़ा आसानी से समझते हैं। कटौती प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, पहली बात, ठीक है। और कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि जो योजना चला रही है सरकार द्वारा, कोई योजना चला रही है या किसी कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए जो पैसा मांगा जाता है उस पैसा में क्या किया जाए, कटौती किया जाए, तो उसी को कहते हैं कटौती प्रस्ताव। और ये किसमें लाया जाता है, लोकसभा में। तो 3 कटौती प्रस्ताव होता है, 3 कटौती। हमने कहा कि इस 3 में से 2 भद्दा मजाक होता है, 2 भद्दा मजाक होता है, वो मतलब कोई तार्किक नहीं है, स्पष्ट रूप से बोल दो। जैसे नीतिगत कटौती है, बड़े आसान से समझो। नीतिगत कटौती में क्या होता है, कहा जाता है कि जैसे कि कोई योजना के लिए, ठीक है, किसी योजना के लिए पैसा माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हर एक आईएएस एस्पेरेंट को या पीसीएस एस्पेरेंट को जो तैयारी कर रहा है सिविल सेवा को, उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा और उस लैपटॉप योजना में मांग लिया गया 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये भद्दा मजाक क्यों है नीतिगत कटौती। तो यह 1000 करोड़ रुपया सरकार ने मांगा कि हमें योजना लाना है। ये योजना को अस्वीकृत करने के लिए, अस्वीकृत करते हुए संसद ये कह दे कि इसको 1000, ये योजना जो ला रहे हो एक लैपटॉप देने की वो लाओ, लेकिन इसकी बजट हो जाएगा 1 रुपया। क्या मजाक है? ये योजना ला रहा है, सीधे बोल दो ना कि हाँ ये अस्वीकृत है, ये योजना नहीं ला सकते। अब कह रहे हैं कि इस बजट को घटा के 1 रुपया में सबको, सारे सिविल एस्पायरेंट हैं वो, उनको क्या कर दो, लैपटॉप दे दो। पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है मतलब एक तरह से अस्वीकृत करना हो गया। दूसरा भद्दा मजाक देख लेते हैं। दूसरा भद्दा मजाक का है, उसको बोलते हैं टोकन कट या टोकन कटौती या सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती का मतलब क्या है कि कोई योजना चल रहा है, उस योजना के खिलाफ अपना असहमत व्यक्त करते हैं या शिकायत व्यक्त करते हैं। कौन करता है? जो उसके अपोजिट में हो, शिकायत व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 रुपए में भरपेट थाली योजना, भरपेट थाली योजना ये चलाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम योजना लेके आ रहे हैं और इसके लिए 500 करोड़ रुपया मांग लिया, ठीक है, मांग लिया, चलो ठीक है, ये भी बात समझ है। लेकिन कुछ लोग संसद के सदस्य शिकायत अपना प्रकट करेंगे और शिकायत प्रकट के लिए कहेंगे कि ऐसा है, इस 500 करोड़ रुपया तो नहीं लोगे साहब। तो 500 करोड़ नहीं लोगे तो कितना लोगे? कह रहा है कि इसमें से 100 रुपया घटा दो, उसके बाद दे दो। अरे 500 करोड़ में से 100 रुपया घटाओगे, क्या फर्क पड़ता है? बद्दा मजाक है, 100 रुपया घटाना है, ठीक है। तो 100 रुपया करके, तो इसका मतलब ये शिकायत करने का अपना अभिव्यक्ति कर रहे हैं, 100 रुपया कम करने के लिए शिकायत है, ठीक है। तो ये हो गया एक तार्किक है, तार्किक है। तीसरा क्या? आर्थिक कटौती। तो नीतिगत कटौती और सांकेतिक कटौती समझ गए, भद्दा मजाक है, याद रखने के लिए, ठीक। और तार्किक कटौती में हम कहते हैं कि आर्थिक है। आर्थिक में क्या बोला जाता है? आर्थिक कटौती में जो सरकार का, इसका मेन उद्देश्य है कि आर्थिक कटौती में सरकार के खर्च को क्या किया जाए, कमी लाया जाए। भाई फालतू पैसे खर्च करना मतलब बर्बादी है, और उसमें कमी लाना वो तार्किक है। तो तार्किक करने के लिए आर्थिक कटौती में क्या होगा कि जो योजना में धन मांगा जाएगा, किसी योजना में धन मांगा जाएगा, तो वो धन राशि में से एक निश्चित राशि, एक क्या होगा, निश्चित राशि कम कर दिया जाएगा। क्यों कहेगा कि भैया ऐसा है ना, हमें 1000 करोड़ चाहिए सर, गवर्नमेंट ने मांगा 1000 करोड़ रुपया में, अगर हम कह दें कि देखो अभी हमारा बजट टाइट है और हम तार्किक रूप से सोच रहे हैं कि अगर तुम किसी एक फालतू कोई योजना लेके आ रहे हो जो उससे उतना हमारा मदद नहीं मिल सकता है, भरपेट जो गरीबों के लिए भरपेट खाना है वो ज्यादा मदद करेगा, तो यहां से पैसा काटो, अर्थात तुम 1000 मांग रहे हो, यहाँ पे हम 900 करोड़ दे रहे हैं, 900 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बाकी जो 100 बचेगा ना वो 100 हम यहाँ पे ले जाएंगे। अर्थात एक निश्चित राशि क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाए कि भाई इतने में ही काम चलाओ और इतने में ही ये योजना को सफल बनाओ। तो निश्चित राशि कम की जाती है। क्यों? क्योंकि मेन उद्देश्य होता है कि सरकारी खर्च में कमी लाना। तो ये तार्किक हुआ। तो हमने नीतिगत कटौती में बोला कि काट के 1 रुपया कर देना,
भद्दा मजाक। सांकेतिक में क्या कि जितना बजट हो उसमें से 100 रुपया कम कर दिया जाए। और आर्थिक कटौती में एक तार्किक है, एक निश्चित राशि क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यह हमारा क्या था, ये प्रस्ताव था। तो प्रस्ताव को देखें कि लोकसभा में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो अविश्वास, विश्वास और कटौती। कटौती लोकसभा बोले कि अब काट, अब काट, अब काट मतलब अविश्वास, विश्वास और कटौती। तो लोकसभा बोलता है अब काट, तो ये लोकसभा में ही 3 आते हैं। और 3 जो हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो एक ध्यान आकर्षण है, दूसरा क्या है स्थगन, और तीसरा क्या है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, ये 3 आते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो हमने एक समरी कर लिया। अब आते हैं जो संचित निधि है, जितनी निधि है भारत सरकार के पास उन निधियों के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल ही पूछा जाता है, लेकिन आर्टिकल के अलावा भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन वो आर्टिकल के अलावा क्या बनेंगे, उसमें उदाहरण के लिए बनेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं, विषय वस्तु। तो इस पे फोकस रखना है, ठीक है ना। तो संचित निधि का बात करें तो संचित निधि पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन कि संविधान सृजित है कि विधि सृजित। संचित निधि संविधान सृजित है, ध्यान रखना। संविधान, अभी आगे चल रहे हैं, संविधान सृजित है अर्थात संविधान में दिया गया था। ठीक, संचित निधि तो कौन से आर्टिकल में दिया गया था, तो आर्टिकल सर 266 क्लॉज 1 में दिया गया था, 266 क्लॉज 1 में। ठीक है, संविधान सृजित है, पहला क्वेश्चन यही होगा। और अभी क्यों बता रहे हैं बार बार संविधान सृजित, जब आगे चलेंगे पता चल जाएगा। तो कर से जो भी आय प्राप्त होता है वो हम संचित निधि में डालते हैं। ऋण से जो प्राप्त धनराशि होता है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर से प्राप्त आय कौन सा निधि में डाला जाता है, तो संचित निधि में। यही हम बोल रहे थे कि उदाहरण याद रखना है। ऋण से अगर कोई प्राप्त धनराशि हो रही है तो उसको भी संचित निधि से में डाला जाएगा। और ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त जो आय होता है उसको भी संचित निधि में रखते हैं। ब्याज से जो भी प्राप्त होता है आय, वो किस में रखते हैं, संचित निधि में रखते हैं। और सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा किस में रखते हैं, संचित निधि में। तो ये एग्जाम्पल तो रहना ही चाहिए याद कि कर, ऋण, ब्याज और सरकारी कंपनी, ये सब संचित निधि में आते हैं। ठीक सर, हमने बता दिया कि कौन से आर्टिकल में है संचित निधि, 266 वन में। अब सर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था ना, हाँ, तो हम ये थे कि संचित निधि से अगर पैसा निकालना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि संचित निधि से हमें क्या करना हो, पैसा निकालना हो तो कौन से विधेयक लाया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, विनियोग विधेयक बोलते हैं या इसी को बोलते हैं धन विधेयक अलग तरीके से। तो विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से क्या किया जाता है, पैसा निकाला जाता है। ठीक है, विनियोग विधेयक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने बता दिया संचित निधि के बारे में। अब आगे आते हैं, हम आकस्मिकता निधि के बारे में पढ़ें। तो ये पहला है कि आकस्मिकता निधि कौन से आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है, तो हमें याद आ जाएगा 267 और 266 वन में हमने बताया संचित निधि। ठीक है, वन ध्यान रखना। और 67 में हमने बताया आकस्मिकता निधि है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि आकस्मिकता निधि ये संविधान सृजित है या विधि सृजित है, संविधान सृजित है या विधि सृजित है। तो ध्यान रखना मालिक, ध्यान रखना कि ये संसद द्वारा सृजित किया गया है। संसद, ये संविधान द्वारा सृजित नहीं किया गया है, तो संसद द्वारा सृजित है। भले आर्टिकल दिया गया है, तो याद है ना कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कोई प्रावधान ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये संविधान सृजित है, मूल संविधान में नहीं दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये विधायिका सृजित है, कौन सा, आकस्मिकता निधि। और आकस्मिकता निधि क्या है कि कोई भी आपदा है, उस आपदा से निपटने के लिए ये रखा गया है 500 करोड़ रुपया। और 500 करोड़ रुपया किसी आपदा से निपटने के लिए उसको कौन इसको अप्रूवल देता है, तो प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के अलावा और कोई है, प्रेसिडेंट ही इसको खर्च करता है। ठीक है ना, जो भी आपदा आता है उससे निपटने के लिए। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि ऐसा क्यों किया गया आकस्मिकता निधि, इसलिए किया गया कि भाई अगर आपदा आए तो तुरंत हमें कार्रवाई करना हो। और विनियोग विधेयक को अगर संचित निधि से निकाल के विनियोग विधेयक के द्वारा पैसा निकालना है तो विनियोग विधि द्वारा निकालेंगे संचित निधि से, और वो पैसा निकालने में काफी टाइम लग जाएगा पास होते, तो फिर हम आपदा को राहत कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए आकस्मिकता निधि का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, संसद ने बनाया, बनाने का कारण भी पता चल गया।
अब आता है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि कौन से आर्टिकल में है? तो देखो 266, एक में क्या था संचित निधि, और दो में क्या हो जाएगा 266, दो में हमारा क्या हो जाएगा लोक लेखा निधि आ जाएगा। तो लोक लेखा निधि का मतलब क्या है? लोक लेखा निधि का मतलब कि विरासत के रूप में सरकार उसका क्या होता है संरक्षण करता है। जैसे एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकारी कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, तो प्रोविडेंट फंड का संरक्षण करने का किसके पास है? सरकार के पास है। तो प्रोविडेंट फंड किस में आएगा? लोक लेखा निधि में आएगा। अगर सरकार द्वारा कोई बचत पत्र जारी किया जाता है तो वो बचत पत्र का पैसा किस में आएगा? लोक लेखा निधि में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों एग्जांपल। और न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना किस में आएगा? लोक लेखा निधि में। तो पूछ लिया जाए कि न्यायालय के द्वारा वसूला गया जुर्माना किस में रखेंगे? संचित निधि में, आकस्मिकता निधि में, लोक लेखा निधि में। तो ध्यान रहे लोक लेखा में। हम इसलिए अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आए तो वो मजा नहीं आता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करना है, नहीं हो सकता ना, वो मजा नहीं आएगा जो इससे मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना इसमें लोक लेखा में आता है। अब आते हैं प्रश्नकाल। देखो प्रश्नकाल जब संसद बैठती है 11 बजे, मतलब सदन कब बैठती है? 11 बजे से लेके 5 बजे तक चलता है इन लोगों का। ठीक है, तो 11 बजे का जो पहला बैठक होता है वो 11 से 12 तक का घंटा, मतलब 11 बजे से लेके 12 बजे तक का 1 घंटा, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल को बड़ा आसानी से समझते हैं कि प्रश्नकाल के 3 प्रारूप होते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन मतलब तारांकित, ठीक है, एक होता है अतारांकित, ठीक है, अतारांकित, और एक होता है अल्प। ये 3 होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। देखो तारांकित मतलब स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। तो देखो तारांकित में क्या होता है? मौखिक पूछा जाता है, मौखिक, ठीक है, मौखिक पूछा जाता है। इसमें जिनका ये इसमें क्या होता है? इसमें लिखित प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें अल्प सूचना में मौखिक होता है, मौखिक पूछा जाता है। तो अतारांकित में क्या होगा? लिखित। उत्तर जो देने वाला होगा वो उत्तर कैसे देगा? तो तारांकित में उत्तर भी कैसा दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। अतारांकित में कैसा दिया जाता है? लिखित दिया जाता है, और अल्प में भी मौखिक दिया जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मौखिक लिखित बन सकता है, बड़े सिंपल वे में ये कर लोगे कि मौखिक 2 में होता है, अतारांकित में मौखिक नहीं करना है बस। अब आता है पूरक क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, यही कंफ्यूजन होता है। तो देखो जो मौखिक रूप से होगा ना उसमें पूरक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लिखित होगा उसमें पूरक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, समझ में आया? तारांकित और अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसको हमने क्या कर दिया है, एक ही जगह सॉल्व कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो गलत हो सकते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने ग्रुप में। चलिए, थैंक यू।